इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के यह सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो ये वीडियो आप जाकर पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको अगर आप पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, आप सभी का एलिवेट ज्योग्राफी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर कंटेंट अच्छा लगता है। हमने हर वीडियो के एंड में एक इन्फोग्राफिक लगा रखा है, वो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे सारे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्विज और वगैरह भी आपको मिलेंगी। अब ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। अब हम देर नहीं कर रहे हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि जो सेस्मिक वेव हैं वो कैसे हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताती हैं। ठीक है, कि प्राइमरी वेव जो हैं और सेकेंडरी वेव्स हैं। सेकेंडरी वेव क्या करती है, केवल सॉलिड में ट्रैवल कर रही है, ये ऑल स्टेट्स में ट्रैवल कर रही है। सेकेंडरी वेव ही हमें बताती है कि जो इंटीरियर में जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर क्या है, लिक्विड स्टेट में, क्योंकि सेकेंडरी वेव लिक्विड में नहीं चलती है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अर्थक्वेक वेलोसिटी है प्राइमरी, जियोफिजिकल टूल यूज टू मैप दीज इनविजिबल बाउंड्रीज। अब क्या होता है कि कैसे करते हैं, जैसे ये यहाँ से चली, ओके, स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली। अगर मेंटल से यहाँ पे लिथोस्फेयर से ये स्टार्ट हो रही है, लिथोस्फेयर से क्या होंगी, जब चारों डायरेक्शन में इसका फोकस से जाएगी तो ये देखेंगे कि इसमें कहाँ पर वेरिएशन आ रहा है, कहाँ पर सडन क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। जब सडन वेलोसिटी में चेंज आता है तो वहाँ से क्या होती है, उसको हम बाउंड्री मान लेते हैं। तो इसको हम देखते हैं, लिथोस्फेयर की जो डेप्थ है वो 0 से 100 किलोमीटर मानी जाती है। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल पार्ट, ओके। एस्थेनोस्फेयर है, इनके सबके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 400 किलोमीटर तक होती है। मेंटल जो है ये लगभग 2900 किलोमीटर तक है। आउटर कोर जो है 2900 से 5100 किलोमीटर, और इनर कोर जो है 5100 टू 378 किलोमीटर से। अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्रस्ट के बारे में कि ये आउटर मोस्ट है, सेल है, लेयर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये ब्रिटल सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है। ये दो पार्ट में डिवाइड है, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इससे पहले वाली क्लास में हम आपको कुछ डिफरेंसेस बता चुके हैं। ओशियानिक क्रस्ट जो होती है वो थिनर होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो अलग थिनेस्ट होती है, यानी इससे मोटाई होती है इसकी ज़्यादा। सो थिकर होती है 30 किलोमीटर अप टू 70 किलोमीटर। ये ज़्यादातर हिमालयन सिस्टम में देखने को मिल जाएगी आपको। ओशियानिक क्रस्ट का जो प्राइमरी रॉक टाइप है वो बेसाल्ट है, और जो कॉन्टिनेंटल है वो ग्रेनाइटिक होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको कुछ भी फालतू बकवास नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाएंगे, हम वही पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, हाई यील्डिंग, बस। और मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। आप पढ़ेंगे, होगा। और आप बेसिक बुक पे जाइए, रीडिंग कीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स। आप PYQ के चक्कर में रहेंगे, नहीं होगा। PYQ सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली पैटर्न चेंज हो रहा है। तो PYQ पर आप उसी के लिए रिलायबल हो सकते हैं। PYQ जहाँ पर क्या है, ओनली फैक्चुअल थिंग है। जहाँ कॉन्सेप्चुअल है वहाँ पर आप रिलाई नहीं कर सकते उसके ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ पर हेवियर रॉक की डेंसिटी जो होती है ओशियानिक क्रस्ट की, वो लगभग क्या है, यहाँ पे 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और मीन डेंसिटी लाइटर मटेरियल होता है, डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी है, ये यहाँ पर आपको मिलेगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं एस्थेनोस्फेयर के बारे में। क्रस्ट के बारे में बात हो गई, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 2.7 और ओशियानिक क्रस्ट है 3.0, ओके। यहाँ पर अब बात करें एस्थेनोस्फेयर में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मोहर डिसकंटिन्यूटी मिलती है आपको। अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे याद करना है। ये देख रहे हैं 0 से 100 किलोमीटर, 100 से 400, 400 1000, 2000, 2900, ओके। जो मोहर डिसकंटिन्यूटी है
ये स्ट्रक्चरल बाउंड्री मानी गई है जो क्या करती है, क्रस्ट को मेंटल से अलग कर देती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, या कहीं कहीं क्रस्ट और मेंटल भी लिखा मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। एस्थेनोस्फेयर क्या है? एक अपर मोस्ट पोर्शन होता है किसका, मेंटल का। मेंटल का अपर मोस्ट पोर्शन है जो कि 400 किलोमीटर तक होता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक रूट है से, इसका ग्रीक रूट है जो कि एस्थेनो होता है। एस्थेनो का मतलब होता है वीक, यानी कि ये एक ऐसा वीक जोन है जहाँ से क्या होता है, यहीं से वोल्केनिक इरप्शन होता है एस्थेनोस्फेयर की वजह से, तुरंत टूट जाता है। इसकी डेंसिटी जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है और ये इंक्रीज करती है यहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाएंगे। हमने पहले ही बताया कि डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर सब इंक्रीज करता जाएगा। यही इसी को हम क्या मानते हैं, अभी हमने बोला कि यहाँ इसको मैग्मा जेनेसिस मानते हैं। ये एक वीकर जोन होता है ये प्राइमरी सोर्स होता है मोल्टेन रॉक का, ओके, मैग्मा का। यहाँ से वोल्केनो क्या है, अपना एक रास्ता ढूंढ लेता है और वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। अब जो यहाँ पर है लोअर मेंटल जिसको हम बोल रहे हैं, वो एस्थेनोस्फेयर से नीचे की तरफ होता है और वो एक सॉलिड स्टेट होता है जो लगभग 2900 किलोमीटर तक जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि बाउंड्रीज में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम हर जगह आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखते हैं हैवी नेफे डायनमो डिफाइन द डीप प्लानिटरी कोर, यानी आप पढ़ते हैं सियाल सीमा नीफे, है ना, अच्छे से पढ़ते हैं। वो जब आप स्टैंडर्ड इसमें हम क्लासेज होंगी हमारी तब हम डिफाइन करेंगे आपको कैसे। यहाँ पर सबसे पहले हम इनर से ही देख लेते हैं। इनर आपको बिल्कुल सॉलिड लग रहा है। आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर डिस्टेंस इज रिलेटेड टू द आउटर कोर। आउटर कोर इसके बीच में स्थित है और 5100 किलोमीटर टू 6378 किलोमीटर्स डिस्टेंस ये क्या है, इनर कोर की डिस्टेंस है। अब क्या होता है कि ये जो लगभग मेंटल था, मेंटल और कोर की जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पर लगभग 5 ग्राम पर मीटर क्यूब क्या थी, डेंसिटी थी। बट यहाँ नीचे आते आते ही कोर में, इनर कोर में क्या हो जाती है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। अब यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट होते हैं कोर मेंटल ट्रांजिशन लोकेटेड प्रिसाइजली एट 2900 किलोमीटर डेप्थ, ओके, ये ध्यान रखना है। हमने पहले ही बता दिया कि आउटर कोर जो होता है लिक्विड होता है, एक्सट्रीम डेंसिटी होती है यहाँ पर, वो बढ़ती जाती है। जो सॉलिड पार्ट है यहाँ पर नीफे लेयर में है, ये आपको पता है नीफे क्या होता है, निकेल और फेरस इसको डिनोट करता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वहाँ से तो बनते हैं, यहाँ से अब बनेंगे कि वोल्केनिक इरप्शन अगर हो रहा है, सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि मैग्मा किसे बोलते हैं और लावा किसे बोलते हैं। मैग्मा वो जो होता है जो नीचे होता है, किसके, मोल्टेन रॉक जो है वो सॉलिड क्रस्ट से नीचे रहती है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल के आता है, और जो बाहर निकल कर आ जाता है ब्रेक करके सरफेस को, उसको लावा बोलते हैं, ओके। अब लावा जो है वो फ्लो करता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिज होते हैं उसमें, प्राइमरी गैसेज नाइट्रोजन, सल्फर और कंपाउंड्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है इसमें कौन सी गैस होती है या पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं। माइनर गैसेज क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन बीच से निकल के आती हैं जब यहाँ पर क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक बॉम्ब, एस और डस्ट, ये सारे आपको कंपोजिशन इसके याद रखने, क्या क्या निकल के आता है जब एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब देखो वॉल्केनो 3 टाइप से डिफाइन कर बताए गए हैं, किसके आधार पर, इरप्शन के आधार पर, उद्गार के आधार पर, ओके। 3 टाइप हैं। तो इसमें एक एक्टिव होता है, एक डॉर्मेंट होता है, ओके, और एक, आप बताइए क्या होता है, रिलेक्ट होता है, ओके। एक्टिव जो हमेशा एक बार हो गया चलता रह रहा है। डॉर्मेंट आज सो के उठा, जैसे कि आज सो के उठा, एक्टिव हुआ कुछ देर बाद, फिर क्या हो गया, बंद हो गया, फिर उसकी संभावना है प्रबल कि वो आगे भी एक्टिव होगा, तो डॉर्मेंट हो। रिलेक्ट क्या होता है कि एक बार हुआ
और बंद हो गया उसके बाद उसके फ्यूचर में कोई भी संभावना नहीं है, उसको हम रिलिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब ये वोल्केनो यहाँ पर हमने डिफाइन करे हुए हैं कि कैसे इन बनते हैं, कौन कौन से वोल्केनो होते हैं एरप्शन के आधार पर। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस में लो विस्कोसिटी होती है, किस में हाई विस्कोसिटी होती है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। पहला तो हम बात करेंगे सील्ड वोल्केनो और कंपोजिट वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल वोल्केनो है। यहाँ फ्लड बेसाल्ट होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि यह बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होता है, बिल्कुल प्लेट्यू के जैसे लगभग फैल जाता है, कोई यहाँ पर स्टीपनेस आपको नज़र नहीं आएगी। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी कम है, यहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं होता बहुत ज़्यादा। वो क्या होता है, जिसमें लावा निकल के आता है वो फाउंटेन टाइप में आता है, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, सिंडर बन के एक फॉर्म बन जाता है, या कोन एट द वेंट। सिंडर कोन क्या होता है, वेंट पर बन जाता है। ये एक्सप्लोड तब करता है जब इसमें पानी भर जाता है। और सील्ड वोल्केनो का एग्जांपल कौन है, हवाईयन वोल्केनो। ये मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं। अब मैचिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने कहा यार मैं तो पढ़ा ही नहीं था। अरे एनसीईआरटी पढ़िए भाई, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कंपोजिट वोल्केनो की बात करें, ये क्या होता है, ये इरप्ट होते हैं कूलर, और ये मोर विस्कस होते हैं, लावा बेसाल्ट की अपेक्षा ये मोर विस्कस होते हैं। ठीक है, इनका जो बिहेवियर होता है ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल शांत दिख रहा था आपको। और इनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पायरोक्लास्टिक मटेरियल और गैस निकल के बाहर आता है। ठीक है, और इनके जो वेंट होता है उसके आसपास बहुत कम एक्यूमुलेशन होता है, और ये क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट कंपोजिट लेयर से धीरे धीरे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर जमता जा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं कंपोजिट वोल्केनो। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर मिड ओसेनिक रिच। ठीक है, ये एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यू वोल्केनिक सिस्टम है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी लोकेशन क्या होती है, ये ओसेनिक रीजन में आपको मिलेगी, ओसेनिक एरिया में मिलेगी। सबसे पहली बात, ये वोल्केनिक सिस्टम जो है लगभग 70,000 किलोमीटर अर्थ की ओशन बेसिन में फैला हुआ है, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, एरप्शन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये लगभग फ्रीक्वेंट रहते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सपेंसिव रीज है, सिस्टम एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट कंटिन्यूस एरप्शन। यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा कि इरप्शन होता ही रहता है। अब इसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ फॉर्मेशन होते हैं, लैंड फॉर्म बनते हैं। ठीक है, और जिनको हम बोलते हैं इंटरनल एक्सट्रूजिव और इंट्रूजिव लैंड फॉर्म, यहाँ पर आपको इसकी वजह से देखने मिलते हैं। इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव टाइप के यहाँ पर लैंड फॉर्म हो रहा है, यानी कि आंतरिक संरचना भी है और बाह्य भी है। बाह्य में क्या है, देखो वोल्केनिक रॉक जो एक्सट्रूजिव हैं वो लावा के सॉलिडिफिकेशन के बाद बनती हैं, जैसे कि वोल्केनिक एरप्शन हुआ, बाहर आया, कूल हुआ, फिर सॉलिड हुआ। यहाँ पर आपको फिंगर ग्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। प्लूटोनिक रॉक से इंट्रूजिव रॉक बोलते हैं, जो मैग्मा क्या होता है बाहर नहीं आ पाता है, अंदर ही क्या होता है जमा हो जाता है आफ्टर कूलिंग। और लेकिन जो कूलिंग होती है वो अंदर इंटरनल क्या होती है, वो धीरे धीरे होती है। यहाँ पर कोर्सर ग्रेन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आउटर होता है फॉर्मेशन है और जो प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं ये बेसाल्ट की बनी है या ग्रेनाइट की बनी है, ये कमेंट में आप लोग हमें बताएंगे। इतना आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी हुई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इनको डिस्कस करते हैं एक करके। जो इंट्रूजिव और प्लूटोनिक हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बैथोलिथ को। ठीक है, बैथोलिथ और लैक्योलिथ को देखेंगे। तो ये क्या, बैथोलिथ जो है एक मॉसिव बॉडी है मैग्नेटिक मटेरियल की,
जो कि क्या होगा, डीपर डेप्थ पे यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गई। कैसे हुई? कूलिंग के बाद। और ये लार्ज एरिया को कवर कर रही होती है। कभी कभी ये क्या होती है, कई किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है, ग्रेनाइटिक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना है, ग्रेनाइट। ओके। और उसकी जो विजिबिलिटी है, आप अगर कहीं पर देखेंगे तो क्या होता है, डेनुडेशनल प्रोसेस के बाद ही आपको अर्थ सरफेस के आसपास नज़र आएंगे। इसके अलावा ये इंटरनल या प्लूटोनिक ही है। लैकोलिथ क्या होता है, ये लार्ज शेप डोम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, डोम स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। ये भी इंट्रोज्यू बॉडी है। यहाँ पर क्या होता है, एक कंडक्ट, ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, फिट है पाइप लाइक, पाइप के जैसे है। और ये यहाँ से क्या करता है, इसको सप्लाई करता है, क्या, लावा का सप्लाई करता है। हमने भी बताया था, ध्यान रखना, लावा और मैग्मा में डिफरेंस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये लोकलाइट सोर्स होता है लावा का, और यहाँ से क्या होता है, इसको फीडिंग मिलती रहती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कर्नाटक प्लेट्यू क्या है, कैसे बना हुआ है। तो ये क्या है, एक्सफोलिएटेड बैथोलिथ या लैकोलिथ हो, जो कि ग्रेनाइट से डोमल हिल ऑफ ग्रेनाइट है। ये फैक्ट आपको बिल्कुल रट लेना है, कंठस्थ कर लीजिए भाई। लैपोलिथ क्या है, ये भी क्या है, प्लूटोनिक रॉक्स हैं, जितनी लैपोलिथ, फैकोलिथ, सेल्स, सीट, डाइक्स। लोकोलिथ क्या होती है, जो मैग्मा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है, और एक सॉसर शेप में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है पूल में। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं, लैपोलिथ। फैकोलिथ क्या है कि एक वेवी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सिनक्लाइन, ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जमा आपको दिखाई दे रहा है, सॉलिडिफाइड हो गया, कूल होके। तो इसको बोल सकते हैं सिचुएटेड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन और टॉप ऑफ एंटीक्लाइंस इन फोल्डेड इग्नियस कंट्रीज। जहाँ पर जो रीजन है, एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइन के बीच में जो भी फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं। आपको याद रखना है, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, फैकोलिथ, ठीक है। और जो पूल है वो लैपोलिथ है, पूल लैपोलिथ। सिल्स और सीट क्या होती हैं, जो नियर हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है, किसके, इंट्रूजिव रॉक के, वहाँ पर ये डिपोजिशन इनका हो जाता है। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल बॉडीज हैं, देखो, और यहाँ पर एक पतला सा यहाँ पर डिपोजिशन आपको नज़र आ रहा होगा, इनको बोलते हैं सील्स। और यहीं पर अगर इनकी जो मोटाई है वो बढ़ जाए, ब्रेथ, तो इसको बोलते हैं हम सीट। ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन होता है। अब यहाँ पर पूछ लीजिएगा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लूटोनिक रॉक जो है जिसका हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन होता है या हॉरिजॉन्टली फॉर्म होती है, इसको बताएंगे। ऑप्शन ए लैपोलिथ, बी फैकोलिथ, सिल्स वर्सेस सीट, सिल्स और डाइक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूटोनिक रॉक फॉर्म्ड हॉरिजॉन्टली, कौन सा होगा ऑप्शन? ये क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर बताइए हमें। फिर बात करते हैं डाइक्स। डाइक क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड के, वो क्रैक्स होते हैं, उसमें जाकर जमा हो जाता है, उसको हम डाइक बोल रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और डाइक क्या है, महाराष्ट्र में एक डेक्कन ट्रैप का जो इरप्शन है, उसमें डाइक्स ही फीडर का काम कर रहे थे उस टाइम पे, जब भी ये यहाँ पर प्लूटोनिक डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ उससे पहले। नेक्स्ट हम स्लाइड पे आते हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ तक हो गया, हमने लैंडफॉर्म जो इंट्रोज्यू यानी कि प्लूटोनिक और एक्सट्रूज्यू तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लूटोनिक के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया क्या, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या कंपोजिशन है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ लिया वोल्केनोज से जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि हाई मैग्नीट्यूड ट्रिमर्स आते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको प्रीवियस क्लास में। एक और चीज़ यहाँ पर आप जान लीजिए बस थोड़ा सा, जब हम अप्लाइड सेस्मोलॉजी में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एपिसेंटर के बारे में हमने आपको बताया था कि फोकस जहाँ पर होगा उससे क्या होगा, ऊपर की तरफ सीधे वर्टिकल जो भी होगा वो एपिसेंटर होता है, जहाँ पर सबसे पहले क्या होती है, फर्स्ट टाइम वो स्टेशन होता है जहाँ पर सबसे पहले अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव पहुँचती है।
देखो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या आता है, टाइम लैग आता है। ओके, अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कैलकुलेशन अगर एक ही स्थान पर आया, कोई एक स्टेशन हमने ले लिया, क्या हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कम से कम 2 से 3 से सेंटर होंगे और तब जाके हम उसका एपी सेंटर निकाल पाएंगे। ठीक है, इनको क्या करेंगे, इस तरह के इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर इसका अभी बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना, बस इतना जानना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में टाइम लैग होता है। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बहुत पढ़ लिया, अब रिवाइज भी कर लेते हैं। इंटीरियर आर्किटेक्चर जो है, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये आपको मैंने बताया, अब मैं नहीं बताऊंगा। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? मैग्मा सोर्स होता है 400 किलोमीटर तक। लिक्विड आउटर कोर लिक्विड निफे और इनर सॉलिड निफे। वॉल्केनिक टाइपोलॉजी सील्ड है, कैल्डेरा है, फ्लड बेसाल्ट है और मिड ओशन है। सील्ड क्या है? फ्लूइड बेसाल्ट होता है, हवाईयन एग्जाम्पल है। कैल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोजिव होते हैं, कोलैप्स स्ट्रक्चर होता है। फ्लड बेसाल्ट क्या होते हैं? मासिव फ्लूइड फ्लोज होता है, जिसमें कि डेक्कन ट्रैप क्या है, इसका निर्माण हुआ था। मिड ओशनिक रिज लगभग 70,000 किलोमीटर कंटिन्यूस सिस्टम है। इंट्रूजिव जियोमॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी, प्लूटोनिक रॉक के बारे में, बैथोलिथ, लेपोलिथ और डाइक के बारे में। सिस्मोलॉजिकल मैट्रिक्स के बारे में भी आपने जान लिया। अब आप हमें ये बताइए कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होती है। नाउ ये हमने एक इन्फोग्राफ लगा रखा है, जहाँ आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और जल्दी से बस असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। ओके, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।